क्या देश की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे कानून का मसौदा लेकर के आ चुकी है जिससे देश के तमाम सुरक्षा बलों के बीच खाई बनेगी? सीमाओं से लेकर के अबूझमाड़ के जंगलों तक सुरक्षा देने वाले जवानों को कमतर मान करके क्या आईपीएस अधिकारियों को उन पर तवज्जो दी जा रही है? जंतर मंतर पर खड़े जवान पूछ रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने पर आमादा क्यों है, क्योंकि सीएपीएफ के अधिकारियों ने एक लड़ाई देश की सर्वोच्च अदालत में जीती थी, लेकिन उनके हिस्से में क्या आएगा इस बार? हम बात कर रहे हैं सीएपीएफ बिल की। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि जिन आईपीएस अधिकारियों को सीएपीएफ लीड करने का मौका दिया जा रहा है उनके तर्क क्या हैं, और विरोध करने वाले सीएपीएफ अधिकारियों की बातें भी जाहिर है सुनेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अगर देश में सरकार के मुताबिक एलपीजी की किल्लत नहीं है तो सरकार फिर पीएनजी कनेक्शन पर जोर क्यों दे रही है। जानेंगे कि तमाम पार्टियों की मीटिंग में निकला क्या, और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले एआईएमआईएम के ओवैसी क्या करने जा रहे हैं। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Candid, Rajnigandha and Goldi Masale. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 पेश किया। एक लाइन में अगर इस बिल को समझें तो इस बिल के पास होने से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी और यही पूरे विवाद की जड़ है। पहले जान लेते हैं कि सीएपीएफ क्या है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाला एक अम्ब्रेला बॉडी है। इसमें 7 फोर्सेस शामिल हैं। असम राइफल्स एआर जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जो सीमाओं पर सुरक्षा करती है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। अब इन 7 में से बस एक असम राइफल्स ही है जिसकी कंपनी और यूनिट्स को लीड करने की कमान इंडियन आर्मी के पास है। बाकी सारी जाती हैं आईपीएस अधिकारियों के पास और यही विवाद की जड़ है। पहले ये जान लेते हैं कि इस बिल में क्या है। बिल का मूल ये है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आईपीएस अधिकारियों का डेपुटेशन सुनिश्चित किया जाए। डेपुटेशन यानी क्या? जैसे एक आईपीएस अधिकारी जब सेलेक्ट होता है तो उसे कैडर मिलता है ना, और उसी कैडर में उसे अपनी रिटायरमेंट तक नौकरी करनी होती है। लेकिन कैडर ड्यूटी के दौरान अफसरों को एक अलग तरह की ड्यूटी भी दी जाती है जो उनके रेगुलर काम से बिल्कुल अलग होती है। जैसे उन्हें बीएसएफ या सीआरपीएफ के कंटिंजेंट को लीड करने भी भेज दिया जाता है। कुछ समय ड्यूटी करने के बाद वो आईपीएस अधिकारी वापस अपने पेरेंट कैडर में लौट आते हैं। सीएपीएफ बिल पर वापस आएँ तो ये कहता है कि 5 सिक्योरिटी फोर्सेस में आईजी रैंक के 50% पद डेपुटेशन से भरे जाएंगे। साथ ही एडिशनल डीजी रैंक के कम से कम 67% पद डेपुटेशन से भरे जाएंगे। स्पेशल डीजी और डीजी रैंक के सारे पद तो डेपुटेशन से भरे जाएंगे ही। यही डेपुटेशन वाला नियम ही पूरे विरोध की जड़ है। क्यों, उसको भी समझ लीजिए। अब तक सारी व्यवस्था साल 2010 के रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से चल रही थी। इसके मुताबिक डीआईजी रैंक के 20%, आईजी रैंक के 50% अधिकारी डेपुटेशन से आ रहे थे, लेकिन इस फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक नहीं माना। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीएपीएफ में डीआईजी और आईजी के पदों पर आईपीएस अधिकारियों की संख्या कम की जाए। कोर्ट ने कहा था कि डेपुटेशन में ये कमी 2 साल के भीतर धीरे धीरे की जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज करने के लिए केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन इस पर दायर की। कोई फायदा इसका नहीं हुआ। अक्टूबर 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने तब भी कहा कि सीएपीएफ की लीडरशिप में आईपीएस अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ रहा है और इस कारण सीएपीएफ अधिकारियों का करियर ग्रोथ रुक सा गया है। इससे उनका मनोबल भी गिरता है। केंद्र सरकार इस फैसले से नाखुश थी, जबकि सीएपीएफ अधिकारी जश्न मना रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो सरकार के पास संसद में कानून लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था इसको बदलने का, और सरकार ने किया भी वही। अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए और डेपुटेशन का कोटा बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने आज अपना बिल टेबल कर दिया। अभी चर्चा होगी, फिर पास होगा, तब कानून बनेगा।
हालांकि सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है दोनों सदनों में, इसलिए बिल पास होने में संदेह ना के बराबर समझा जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई कि सरकार बिल लाने वाली है, सीएपीएफ से जुड़े रहे रिटायर्ड अधिकारियों ने विरोध शुरू कर दिया। ये विरोध दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा। विरोध कर रहे रिटायर्ड अधिकारियों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसको पलटने की ज़रूरत क्या है। साथ ही ये भी कहा कि सेंट्रल फोर्सेस के अधिकारियों से स्टेक होल्डर से भी बात होनी चाहिए थी। पूर्व अधिकारियों का सीधा कहना है कि इससे सिक्योरिटी फोर्सेस के अधिकारियों की करियर ग्रोथ रुकेगी, उनका मोराल डाउन होगा, जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना भी था। नए बिल का विरोध करने वालों के तर्क कुछ ऐसे हैं। एक, सीएपीएफ में ऊंचे पदों पर आईपीएस अधिकारियों की डेपुटेशन होने से सीएपीएफ अधिकारियों की तरक्की, उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। सीएपीएफ के कई अधिकारी बहुत लंबे समय तक अपने शुरुआती पद पर ही अटके रह जाते हैं। सीएपीएफ के अधिकारियों के बदले आईपीएस को कमान देने से फोर्स के जवान ठगा हुआ महसूस करेंगे, ये तर्क हैं उनके। इस विषय पर हमने एचआर सिंह से बात की। एचआर सिंह सीआरपीएफ में एडीजी के पद से रिटायर हुए। एचआर सिंह का कहना है कि आमतौर पर एक अधिकारी को 4 साल में डिप्टी कमांडेंट, 9 साल में सेकंड इन कमांड और 13-14 साल में कमांडेंट बन जाना चाहिए, लेकिन सीएपीएफ में ऐसा नहीं हो रहा है। एक अधिकारी ने उदाहरण देते हुए बताया कि अजय मलिक नाम के एक असिस्टेंट कमांडेंट जो झारखंड में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में अपना पैर गंवा बैठे और एम्स में भर्ती रहे, उन्हें 15 साल में एक भी प्रमोशन नहीं मिला। ध्यान दीजिए कि वही अजय मलिक हैं जिनसे बीते हफ्ते कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुलाकात भी की थी। सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल है, ये स्टेक होल्डर से बिना सलाह मशवरा के, बिना कंसल्टेंसी के लाया गया है। नॉर्मली कोई भी बिल जिसके फायदे में होता है, जो डिमांड करता है, उससे सलाह मशवरे के बाद लाया जाता है। सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल, सीएपीएफ ने कभी भी इसमें कोई डिमांड नहीं की है। दूसरी बात यह है कि सवाल ये आईपीएस के डेपुटेशन का या सीएपीएफ का नहीं है। सवाल यह है कि हमारे जो असिस्टेंट कमांडेंट है, जो यूपीएससी के थ्रू रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल टेस्ट और बहुत ही अच्छी प्रोफाइल के कैंडिडेट आते हैं, वो 15-16 साल से एक ही रैंक पे बने हुए हैं, जबकि जो आईपीएस लोग आते हैं वो उतनी अवधि में डीआईजी रैंक पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए वो मिसमैच और जो लैक ऑफ वर्किंग हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो 16 साल तक कठिन इलाके में देश की आंतरिक सुरक्षा या बॉर्डर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। और इसका चेन रिएक्शन में पूरा कांस्टेबल से लेकर ऊपर के रैंक तक प्रभाव पड़ता है। अगर एक असिस्टेंट कमांडेंट प्रमोट होगा तो उसके नीचे चेन रिएक्शन में सारी पोस्टें खाली होती चली जाएंगी। कांस्टेबल हवलदार बनेगा, हवलदार एसआई, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि इस बिल को लाना जरूरी है, ये बिल लाया जा रहा है जिससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 23 मई 2026 का 13 साल के लीगल बैटल के बाद आया है, जिससे उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना करना पड़े। अब उसमें ऐसी क्या समस्या? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये सीएपीएफ बल जो 1986 से ओगास का हिस्सा है, ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस का हिस्सा है, तो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस देने में जो ऑलरेडी डीओपीटी के मोनोग्राफ में 1986 से लिस्टेड है, तो उसमें क्या अड़चन आ रही है, उन अड़चनों को दूर कर लेना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट रूल चेंज करने उसको चेंज कर लें, अगर कोई रेजिडेंसी पीरियड दिया हुआ उसको चेंज कर लें, जिससे दोनों कैडर की एक रीजनेबल ग्रोथ हो। हमने कुछ और रिटायर्ड अधिकारियों से बात की जिन्होंने लंबे समय तक सीएपीएफ में सर्विस दी है। एक आम राय है, सीएपीएफ से जुड़े लोग कह रहे हैं कि साहब ऑपरेशन सीएपीएफ अधिकारी करते हैं, जान का जोखिम जो है वो सीएपीएफ के अधिकारी उठाते हैं, और जब बात प्रमोशन की आती है तो फिर आईपीएस याद आते हैं सरकार को। अधिकारी आमतौर पर आईजी या उससे ऊपर के पद पर डेपुटेशन से आते हैं, जहां उन्हें ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेना पड़ता। एक बड़ा मुद्दा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन एनएफजी का भी है, जिसे लेकर के सीएपीएफ के लोग कोर्ट गए थे। ये नियम 2006 में बनाया गया था और इसके तहत अगर किसी बैच का आईएएस अधिकारी एक निश्चित सैलरी स्तर पर पहुंच जाता है
तो उससे 2 साल सीनियर दूसरे ग्रुप ए सर्विस के अधिकारियों को भी वही सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे उनका पद कुछ भी हो। इसका मकसद था कि अधिकारियों को बेहतर सैलरी और भत्ते मिलें। सीएपीएफ अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये नियम उनके लिए ठीक से लागू नहीं किया गया, इससे वे सैलरी के मामले में भी पीछे रह जाते हैं, नुकसान में वो हैं, ऐसा उनका कहना है। एक आरोप और है, इस नए बिल में डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को जानबूझकर बाहर रखा गया है। डीओपीटी के नियम सभी केंद्रीय ग्रुप ए सेवाओं पर लागू होते हैं, इसलिए अगर डीओपीटी को बाहर रखा जाएगा तो उसके नियम सीएपीएफ पर लागू नहीं होंगे। आपने ये विरोध के तर्क जाने, हमारी कोशिश है कि दोनों तरफ के तर्क आपको बताएं। अब सरकार क्या कहती है वो भी जान लीजिए। सीएपीएफ के लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जो पूरे सिस्टम को एक साथ कवर करे। अभी अलग अलग नियम और आदेश चलते हैं जिससे कई बार भ्रम और विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए एक अम्ब्रेला लॉ लाया जा रहा है जो भर्ती से लेकर प्रमोशन और सर्विस रूल्स तक सब कुछ स्पष्ट कर देगा। सीएपीएफ की अपनी एक खास काम करने की शैली होती है, जैसे ऑपरेशन और सुरक्षा से जुड़े काम, इसलिए उनके इस अलग ढांचे को भी बनाए रखना जरूरी है। नया कानून इस बात का ध्यान रखेगा कि इन बलों की ऑपरेशंस पर असर ना पड़े। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले और प्रशासन की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना चाहती है, यानी कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे वैसे ही लागू करने के बजाय सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से कानून बना करके लागू करना चाहती है। यानी सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, पूरा झगड़ा तो असल में आईपीएस के डेपुटेशन का है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सीएपीएफ से आईपीएस अधिकारियों की संख्या कम करनी है, पर सरकार जो कानून ला रही है उसके हिसाब से तो आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। इस पॉइंट पर सरकार क्या कहती है, ये सुनते हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से। सीएपीएफ के मूल अधिनियमों की स्थिति के विषय में बताना चाहूँगा कि संबंधित बलों के संचालन, कर्तव्यों, शक्तियों से संबंधित प्रावधान उनके अपने मूल अधिनियमों के अंतर्गत ही यथावत बने रहेंगे। महोदय, संचित निधि की भी बात उठाई गई है। इस विधेयक में अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से किसी प्रकार का व्यय अपेक्षित नहीं है। उठाई गई आपत्तियां तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। यह विधेयक न तो न्यायिक समीक्षा को सीमित करता है और न ही न्यायपालिका के अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है। इसका उद्देश्य केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशासनिक ढांचे, भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा सेवा संबंधित व्यवस्थाओं को स्पष्ट करता है। लेकिन इस पूरे विवाद में एक पक्ष और है, आईपीएस अधिकारियों का। हमने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ आईपीएस अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा सीएपीएफ बनाम आईपीएस का है ही नहीं। इस मुद्दे की आड़ में चल रहे एंटी आईपीएस कैंपेन की जरूरत नहीं है। आईपीएस अधिकारियों ने सरकार के बिल के पक्ष में तर्क दिए, कहा कि अपने 30 साल से ज्यादा के करियर में आईपीएस अधिकारी देश के 15 साल से ज्यादा समय अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों में रहते हैं, वहां का पुलिस प्रशासन संभालते हैं, ज्यादा एक्सपोजर उनको मिलता है, सरकारों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका तालमेल भी अच्छा होता है, इसलिए उनका नेशनल एक्सपोजर बड़ा होता है। एक आईपीएस अधिकारी ने यह भी हमसे कहा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, सीएपीएफ के जवानों को विधानसभा चुनावों में सुरक्षा के इंतजाम के लिए भेजा ही जाएगा। अगर उन्हें कोई आईपीएस अधिकारी लीड करेगा तो उसका तालमेल लोकल पुलिस और प्रशासन के साथ ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आईपीएस अपने करियर में लंबे समय तक यही करता रहा है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि सीआरपीएफ को तमिलनाडु भेजा जाए, उनको लीड कर रहा हो सीआरपीएफ का ही कोई अधिकारी जिसका देश के किसी राज्य के किसी ज़िले में भी कोई एक्सपीरियंस इसके पहले ना रहा हो। ऐसे में क्या सीआरपीएफ अधिकारी किसी आईपीएस अधिकारी से बेहतर साबित हो सकता है? क्या वो किसी आईपीएस अधिकारी की तरह लोकल पुलिस से तालमेल बैठा सकता है? ये भी एक तर्क है। अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए उन आईपीएस अफसर ने यह भी कहा कि आईपीएस अधिकारियों को आईपीसी, सीआरपीसी की पूरी जानकारी होती है भारतीय कानून की। अब तो बीएनएस भी आ गया है, पुलिस अधिकारियों को उसके बारे में पता है, लेकिन ये सब जानकारी सीएपीएफ के अधिकारियों को उस तरह से नहीं होती। इसलिए ग्राउंड पर आईपीएस अधिकारी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, ऐसा उनका दावा है।
एक अन्य आईपीएस अधिकारी ने कहा कि करीब 2 दशक पहले सरकार ने यह तय किया कि आईपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए। यूपीएससी ने आईपीएस अधिकारियों की वैकेंसी ज्यादा निकालनी शुरू कर दी। अब इन अधिकारियों की संख्या ठीक ठाक हो गई है। आईजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों की संख्या भी देश में कम नहीं है। ऐसे में सरकार इन अधिकारियों को भी सही जगह एकोमोडेट करना या उनके स्किल को यूज करना चाहती है। हालांकि इस तर्क के विपरीत एक तर्क और है। आज ही सरकार ने लोकसभा में बताया है कि देश में आईपीएस के 505 पोस्ट खाली पड़े हैं। यानी यहां पर 2 तरह के तर्क हैं। सीएपीएफ कह रही है कि साहब गोली खाने हम आगे जाते हैं तो प्रमोशन के समय आईपीएस अधिकारी को तरजीह क्यों, लेकिन आईपीएस कह रहे हैं कि बेहतर तालमेल और कानूनी समझ के लिए हमारा होना जरूरी है। बात यह है कि ग्राउंड पर एफिशिएंसी क्या है और उसको समझते हैं उदाहरणों से। आपने ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स का नाम सुना होगा। ये एक एंटी नक्सल ऑपरेशन था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए ग्रे हाउंड्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन जंगल वॉरफेयर फोर्स में गिना जाता है। इसे एक आईपीएस अधिकारी केएस व्यास ने ही खड़ा किया था। उन्होंने ही लीड किया। नक्सलियों को बड़ा नुकसान इस ऑपरेशन में पहुंचाया। नतीजा, आईपीएस व्यास नक्सलियों की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए। 27 जनवरी 1993 को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में कथित तौर पर पीपल्स वॉर नक्सलाइट्स ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन का रुख करें, वहां पर जो बॉडी तमाम ऑपरेशन में सबसे कुशल तरीके से लीड कर रही है वो है सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट। आपने सुना होगा। इसी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अप्रैल 2010 में हुए नक्सल अटैक में सीआरपीएफ के 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला है ऑपरेशन ककून। वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा। चंदन तस्करी से उसने अपराध का वो सरगना बना और वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाई थी और इसको लीड कर रहे थे एक आईपीएस अधिकारी ही के विजय कुमार। 2004 में वीरप्पन को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसे भारतीय पुलिस इतिहास के सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक गिना जाता है। लेकिन इसके बरक्स सीएपीएफ की उपलब्धियों को देखें तो उनके असम राइफल्स और सीआरपीएफ पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में एरिया डोमिनेशन के साथ साथ एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस में भी शामिल रहे हैं और सफल भी रहे हैं। यानी दोनों तरह के अधिकारियों की अपनी अपनी ज़रूरत है, अपनी अपनी एफिशिएंसी है, अपने अपना एक्सपोजर है। ऐसे में समाधान केंद्र सरकार के विवेक पर है, खासकर तब जब विपक्ष के नेता इस बिल पर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। चिट्ठियां और बयान दोनों जारी कर चुके हैं। बड़ी खबर यहीं तक, अब बारी है सुर्खियों की। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल चुनाव में नया गठबंधन हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने हाथ मिला लिए हैं। हुमायूं कबीर जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, दोनों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कबीर ने बढ़ चढ़ करके ओवैसी को बड़ा भाई बताया, ऐलान किया कि साथ में 20 रैलियां करेंगे। वहीं ओवैसी के निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। उनकी लीडरशिप पर उन्होंने सवाल उठाए, कहा कि पश्चिम बंगाल में लोग घुट रहे हैं। कोशिश है कि इस चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी से एक लीडरशिप निकले। 7 तो आ गए हैं, लेकिन कहां कौन कितने कैंडिडेट उतारेगा ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। बीते दिनों हुमायूं कबीर ने 182 से 192 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। अब गठबंधन का परफॉर्मेंस क्या रहेगा ये 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी पार्टियों के नेता अभी से कह रहे हैं कि गठबंधन को मुश्किल होगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले कि ओवैसी लंबे समय से पश्चिम बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में लोग किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। उन्हें काम करना होगा, लड़ना होगा, फिर बंगाल उन्हें स्वीकार करेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ओवैसी की पार्टी 2-3 राज्योों में सीमित है। पश्चिम बंगाल में ओवैसी ने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। इस बार भी वो सफल नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है। उनके वोटों पर सबकी नज़र है। 292 में से 85 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। फिलहाल इन पर टीएमसी का दबदबा है, जो पिछले चुनाव में 85 में से 75 सीटें उन्होंने जीती थी। ममता ऐसे में इन वोटों का बिखराव जाहिर है नहीं चाहेंगी। ओवैसी के लिए रहा मुश्किल भी है, क्योंकि 2021 में जब उनकी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो एक भी नहीं जीत पाई थी। अब देखना है कि नए गठबंधन से वो कुछ गेम अपना बनाते हैं या बाकियों का बिगाड़ते हैं। बंगाल की बात हो रही है तो एक अपडेट और, 24 मार्च यानी मंगलवार को
पश्चिम बंगाल के कई लोगों ने डिजिटल वोटर लिस्ट में अपना नाम डिजिटली चेक किया तो स्टेटस जांच के दायरे में उनको दिखा। इन लोगों के साथ भी हुआ जिनके नाम फाइनल लिस्ट में भी हैं, माने जिनके फॉर्म डॉक्यूमेंट सब कुछ दुरुस्त हैं, उन्हें भी अपने नाम के आगे ये गड़बड़ी नजर आई। बवाल ज़्यादा बढ़ता उसके पहले ही चुनाव आयोग की सफाई भी इस पर आ गई। अधिकारियों ने इसे टेक्निकल एरर बताया, कहा कि 2 घंटे से कम समय में सब ठीक कर देंगे। अब इस बात की जांच हो रही है कि आखिर ये गड़बड़ी हुई तो ये हुई कैसे, क्योंकि ताज़ी क्लरिकल एरर के बाद टेक्निकल एरर हो जाए तो चुनाव आयोग को लोग टेढ़ी नज़र से तो देखेंगे ही। अगली सुर्खी, क्या आपके रसोई में रखे लाल सिलेंडर के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग एलपीजी से अब पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएं, यानी सिलेंडर की जगह पाइप वाला सिस्टम लगवा लें। जिन इलाकों में पीएनजी की गैस पाइप बिछ गई है वहां लोगों को पीएनजी पर शिफ्ट होना होगा। समय मिलेगा उनको 3 महीने का। ऐसा नहीं किया तो एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन खत्म हो जाएगा। So the important point is that our dependency, import dependency for LPG is much higher than the import dependency for PNG or LNG. We produce 50% domestically as far as the PNG is concerned. So ये देश हित में है कि हम LPG से PNG पर शिफ्ट हों। हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो जहाँ पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने दे हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट टिल नाउ। सम ऑफ देम आर शिफ्टिंग। सो आई जस्ट शेयर्ड अ डाटा कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किया है। उनको गैस सप्लाई स्टार्ट हो चुका है। लेकिन उनका क्या, जिनके घर या बिल्डिंग में टेक्निकल कारणों से पीएनजी पाइपलाइन लगाना मुमकिन नहीं है, क्या उनका एलपीजी कनेक्शन बंद हो जाएगा? नहीं। लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा। टेक्निकल समस्या से पीएनजी घर पर नहीं लग पा रही है वाली बात अथॉरिटी से कागज़ पर लिखवा करके अपने पास रखनी होगी। टेक्निकल भाषा में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी अपने पास रखना होगा। पश्चिम एशिया में जंग के कारण एलपीजी की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। सरकार अब ये प्लान कर रही है कि एलपीजी पर जितना हो सके निर्भरता कम की जाए। आने वाले समय में अगर फिर से ऐसी कोई स्थिति बने तो उतनी दिक्कत ना हो जितनी अभी हो रही है। इन सब का नतीजा दिख भी रहा है, लोग पीएनजी कनेक्शन लगवा भी रहे हैं। सरकार ने बताया कि पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि करीब 2,20,000 लोगों ने एलपीजी से पीएनजी पे स्विच कर लिया है। 2 अपडेट और जाते जाते, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी उप रक्षा मंत्री एल्ब्रिज कॉल्बी से मुलाकात की। दोनों के बीच मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर बात हुई। दूसरी अपडेट, सभी दलों की बैठक यानी ऑल पार्टी मीटिंग से है। बुलावा तो वहां सभी दलों को था, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसका बायकॉट कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा दूसरी पार्टियों के कई नेता पहुंचे। बैठक में क्या क्या हुआ बता रहे हैं हमारे साथी पत्रकार। वेस्ट एशिया में जंग के हालात के बीच बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है और उससे जो बातें आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। पीयूष मिश्रा इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं, वो बाहर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कुछ सोर्सेस से, कुछ नेताओं ने उन्हें बताया कि जब विपक्ष के नेताओं ने सरकार को इस बात में घेरा कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में कि कैसे जंग रुकवाई जा सकती है, भारत क्यों नहीं कर रहा है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वी कांट बी अ दलाल कंट्री। ये सबसे अहम बात है उस पूरे सर्वदलीय बैठक की। इस बीच सरकार ने बताया कि गैस और तेल के पर्याप्त इंतज़ाम हैं, घबराने की कोई बात नहीं है और हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि उस इलाके में जो भारतीय फंसे हुए हैं वो कैसे सुरक्षित रहें, उनको कैसे देश वापस लाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और भी भारतीय जहाज अगले कुछ दिनों में क्रॉस होने वाले हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि विपक्ष इस बात को लेकर घेरता रहा कि जब संसद चल रही है तो ये बात जो है वो वहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी, सिर्फ आपको ब्रीफिंग नहीं करनी थी। ये बात कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई कि चर्चा होनी चाहिए थी संसद में, ब्रीफिंग से बस काम नहीं चलेगा।
आपको बता दें कि राहुल गांधी इस मीटिंग में नहीं आ पाए क्योंकि केरल में उनका एक कार्यक्रम था, पहले से तय था, वो वहाँ के लिए जाने वाले थे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता इस सर्वदलीय बैठक से दूर रहे, वो शामिल नहीं हुए। इसके अलावा सपा आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ शामिल हुए और उन्होंने थोड़ा सा जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं, चर्चा सदन में होनी चाहिए थी। तो आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।